इस एपिसोड की शुरुआत करते हुए मैं सबसे पहले अपने लिए और दर्शकों के लिए जानकारी के लिए समझना चाहता हूं, फाउंडेशन ऑफ मीरा भाईंदर प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन, ये संगठन किस साल स्थापित हुआ और उसका मूल उद्देश्य क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को इन फोकस को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगा, बधाई दूंगा, धन्यवाद करूंगा कि आप सभी जो है ये निर्णय लिए कि आज हमारा और हमारे मीरा भाईंदर का और ख़ास करके रियल एस्टेट के बारे में आपने चर्चा करने के लिए आप यहाँ पे आए। देखिए, मीरा भाईंदर में 2014 में हमारी इस फाउंडेशन की शुरुआत हुई। हमारी छोटी छोटी एसोसिएशंस बहुत थी यहाँ पे, लेकिन उस तरीके से कुछ हो नहीं पा रहा था। तो हम लोगों ने सभी ने निर्णय लिया कि हम सारी एसोसिएशन को मर्ज करके एक अम्ब्रेला बॉडी बनाएं, जिसका नाम था फाउंडेशन। और उस फाउंडेशन के रचयिता या उसके जो भी बोले हमारे यूनिक शांति डेवलपर के जो हमारे प्रमुख हैं, हेमल दोषी जी, दिलेश भाई दोषी जी, मतलब हर्षद भाई के एक नेतृत्व में हमने ये एक संगठन बनाया 2014 में। इसका उद्देश्य ये था कि हमारे जितने भी रियल एस्टेट फैटर्निटी के लोग हैं उनको एक संगठित करना, ऑर्गेनाइज्ड करना। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे शहर में, हमारे रियल एस्टेट से भी रिलेटेड बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिससे लोग अवेयर नहीं हो पाते थे। नई नई अपग्रेडेशन क्या होती थी वो लोगों को मालूम नहीं पड़ती थी। तो हमारा उद्देश्य ये था कि हमारे चैनल पार्टनर्स जो भी हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट करना, उनको, और यहाँ के खास करके यहाँ के जो डेवलपर्स हैं उनको भी सपोर्ट करना। हमारे फाउंडेशन का यही उद्देश्य लेके आज तक हम लोग चल रहे हैं। और मेरे ख्याल से आप सफल भी हो रहे हैं सर, क्योंकि जो बूम आज मीरा भाईंदर प्रॉपर्टी में हम देख रहे हैं, पूरा श्रेय बिल्डर्स को तो जाता ही है क्योंकि उन्होंने निवेश किया है यहाँ पे, पर आप जैसे डीलर्स को, आप जैसे एसोसिएशन, आप जैसे संगठन को भी इसका श्रेय जा रहा है, क्योंकि आप प्रॉपर्टी के वैल्यूज़ को या यहाँ मीरा भाईंदर शहर में रहीवासियों को आने के लिए उनकी जो ज़रूरत है उसका खास करके ध्यान रख के मीरा भाईंदर शहर को एक बड़ा शहर में पूरा कर रहे हो। सर, कोविड 2021 ये समय हर एक के लिए बहुत दुखदाई था, खास करके प्रॉपर्टीज़ में, क्योंकि काफ़ी प्रॉपर्टीज़ जो बनने वाली थी वो रुकी हुई थी। उसके बाद और आज के तारीख में आप क्या फ़र्क देख रहे हो प्रॉपर्टी से रिलेटेड, या उसके डेवलपमेंट से रिलेटेड, या उसके प्राइस को लेके रिलेटेड, या उसके डिमांड को लेके आप क्या जानकारी देंगे दर्शकों को? देखिए, जैसा कि पूरे देश को मालूम है कि कोविड में किस तरीके से परेशानियां हुई, हर तबके के लोग जो है वो परेशान हुए। कोई भी बिजनेस हुआ होगा सब प्रभावित हुआ, उसमें रियल एस्टेट भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। रियल एस्टेट से रिलेटेड जितने लोग थे, चाहे वो डेवलपर हों, चाहे वो चैनल पार्टनर हों, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर हों, लेबर क्लास, हर लोग प्रभावित हुए। और इनफैक्ट हमारे जो निवेशक थे, इन्वेस्टर्स थे, हमारे जो बायर्स थे, वो भी इसमें बहुत ज़्यादा सफ़र किए, क्योंकि सिचुएशन अचानक सब बंद हो गया। सिचुएशन तो अब सबको बताने की ज़रूरत नहीं है कोविड में क्या हुआ, लेकिन उसमें रियल एस्टेट बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। हमारे लेबर क्लास के जो लोग थे, हमारे चैनल पार्टनर्स में भी ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनको मतलब ऐसी परिस्थिति हो गई थी कि खाने की भी सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई थी। तो उसमें हम सभी जो है एक दूसरे का हाथ पकड़ के, एक दूसरे को हेल्प करके हम लोग सरवाइव किए। और कोविड ने ये हमें बताया कि घर कितना ज़रूरी है, क्योंकि आपने देखा होगा उस समय जब पलायन हो रहा था, जब लोग यहाँ पे कैसे कैसे परिस्थितियों में मतलब पूरे मुंबई शहर में या पूरे देश में लोग रह रहे थे। और जब उस समय कोविड में अनाउंसमेंट हुआ कि भाई अभी आपको सबको क्वारंटाइन होना है या घर में रहना है, तो उस समय घर की परिस्थितियाँ कैसी रही और लोग जो है उस समय कैसा महसूस किए कि काश अगर आज मेरे पास भी एक घर होता, एक छत होती, तो मैं भी कम से कम इस परिस्थिति में अपने आप को सिक्योर करके और रहता। उसमें बहुत सारे लोग दर बदर हुए, भागे दौड़े इधर उधर अपने आप को बचाने के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि कोविड ने ये तो बताया कि घर कितना ज़रूरी है। और मैं हमेशा मेरी एक टैगलाइन इस्तेमाल करता हूँ उस दिन के बाद से कि रियल एस्टेट ही रियल है। लोग दुनिया भर के निवेश करते हैं शेयर बाज़ार में, गोल्ड में, डायमंड में या इधर उधर। मैं सभी को ये बोलूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि
रियल एस्टेट ही रियल है। आप रियल एस्टेट में निवेश करिए, उसका अच्छा एप्रिसिएशन होगा, बहुत ही सिक्योर इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा एक आपका एक घर जो बनता है, जिसका जो हर आदमी का एक सपना होता है कि भाई हर किसी शहर में मेरा एक घर हो जहाँ मैं रहता हूँ, तो वो घर होता है और वो अप्रिशिएट होता है। उसमें कोई ज़्यादा, जैसे शेयर बाज़ार में कभी अप डाउन लगा रहता है, लेकिन ये जो चीज़ है ये स्लो एंड स्टडी बढ़ते रहती है। और कोविड के बाद डिमांड बहुत बढ़ी, लोग इसकी वैल्यू समझे कि भाई हम बाहर घूमने नहीं जाएंगे, हम शेयर बाज़ार में नहीं खेलेंगे, लेकिन सबसे पहले अपने लिए एक घर जरूर लेंगे। उस वजह से डिमांड बहुत बढ़ी। और जैसा कि मैं एक एग्जांपल दूं आपको कि पानी होता है ना, पानी पाइपलाइन होती है, पाइपलाइन में जो पानी का एक फ्लो होता है उसको अगर आप रोक दो, ठीक है, तो वहाँ से तो सप्लाई चालू है तो उसका प्रेशर बढ़ते रहता है। लेकिन जब आप उसको खोलोगे ना तो उसका प्रेशर इतना तेजी से बढ़ता है ना। तो वही सिचुएशन इस समय रियल एस्टेट में है कि जो 2-2.5 साल जो माहौल बंद था, मार्केट बंद थी, तो अचानक जब कोविड खुला तो इस चीज़ की डिमांड बढ़ी। तो आज इस समय हमारे, खास करके हमारे मुंबई, महाराष्ट्र और मैं बात करूंगा हमारे मीरा भाईंदर शहर में इतनी अच्छी और इतनी ज़्यादा डिमांड है। बड़े बड़े डेवलपर्स आज यहाँ पे निवेश कर रहे हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो आज सबब में जो लोग रहते हैं वो आज यहाँ पे पलायन कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके का यहाँ पे ये हमारा सिटी डेवलप हो रहा है मीरा भाईंदर, यहाँ पे डेवलपमेंट के बारे में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे है। इस वजह से आज यहाँ पे डिमांड ज़्यादा है, उसी हिसाब से सप्लाई भी ज़्यादा है और बिल्डर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो सप्लाई है उसको वो पूरा कर सके। सर, इकोनॉमी में जनरली एक सिखाया जाता है कि डिमांड सप्लाई को, लाइन को जो इंटरसेक्ट करता है वो आपका प्राइस डिसाइड करता है। मीरा भाईंदर का आज की जो परिस्थिति है, जैसे आपने कहा कि डिमांड काफ़ी बढ़ गया है, उसी तरह सप्लाई भी अच्छा खासा हो गया हुआ है, तो उसको आज के तारीख में ये जो रेट्स है वो मैच कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल। मैं बताऊंगा कि मीरा भाईंदर का जो रेट है वो हमेशा से स्टेबल रहा है। कभी यहाँ पे हाई टाइड नहीं आई कि अचानक रेट हो गया बहुत ज़्यादा और फिर इसके बाद हल्का सा रिसेशन आया तो मार्केट डाउन हो गई। मैं आपको बताऊं, कोविड जैसे महामारी सिचुएशन में भी मीरा भाईंदर का रेट जरा भी हिला नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक स्टेबल मार्केट है। बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट करके और रेट बढ़ा देना ऐसा कुछ नहीं है, और हम लोगों का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। हम जो हमेशा रेट को जो है ना रेगुलेट करते रहते हैं कि भाई मार्केट में कोई भी डेवलपर अनाप शनाप रेट अगर मांगता है तो हम भी उससे बात करके, चर्चा करके बताते हैं। और आज की तारीख में मार्केट में वही माल बिक रहा है जो एकदम रिजनेबल हो, मार्केट के अकॉर्डिंग हो। तो मार्केट में जो भी मीरा भाईंदर का रेट रहा है एकदम स्टेबल रहा है, और उसमें उसका यही कारण है कि मीरा भाईंदर की मार्केट भी हमेशा स्टेबल रही है और हमेशा चलती रही है। अजय जी ने काफ़ी अच्छी बात कही कि यही वो रेगुलेटिंग बॉडी है जो प्राइजेस को कंट्रोल करती है। वो एक आम आदमी जो होता है, जो अपना घर लेने का सपना देखता है, उसको फुलफिल करना या उसको पूर्ण करने का पूरा श्रेय प्रॉपर्टी डीलर्स को जाता है, मीरा भाईंदर के। अजय जी, आगे बढ़ते हुए मैं एक जानना चाहता हूँ कि अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे काफ़ी बड़ा हुआ है, तो जैसे मेट्रो आ रही है, साथ साथ में अगर आपने देखा डबल डेकर जो अपने पूल्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं, उसका ये जो रियल एस्टेट के प्राइजेस है उसके ऊपर कोई असर होने वाला है? जी हाँ, बिल्कुल असर होने वाला है, और इसका श्रेय मैं हमारे यहाँ की प्रशासन को दूंगा। हमारे पूर्व चीफ मिनिस्टर, प्रेजेंट के जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर आदरणीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी, जो हमारे मीरा भाईंदर के डिमांड के हिसाब से उन्होंने यहाँ पे जो मेट्रो का सैंक्शन किया, उसका बहुत एडवांटेज हमारे पूरे शहर को होने वाला है। साथ साथ में रियल एस्टेट में भी इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि ये सहूलियत जो है हमारे मार्केट को थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा एमिनिटीज़ जैसे बोलते हैं, हर चीज़, जैसे अभी यहाँ पे सीमेंट के रोड्स हैं, इतने बड़े बड़े मॉल्स हैं, इतने बड़े बड़े गार्डन्स हैं। आज सबब में आप चले जाइए, आपको 2-4-5 किलोमीटर की रेंज में एक गार्डन मिलेगा। मीरा भाईंदर की एक खासियत है कि आपको एक किलोमीटर की रेडियस में कम से कम 5 गार्डन मिलेंगे, और वैसे गार्डन नहीं कि छोटा सा मतलब एंटर किया और ख़त्म। उसमें सारी व्यवस्थाओं के साथ इस तरीके का यहाँ पे एमिनिटीज़ है।
आप यहाँ पे मॉल देखेंगे तो 1-2 किलोमीटर की रेंज में काफ़ी मॉल्स हैं। मैकडॉनल्ड्स, डोमिनोज या इस तरीके के आउटलेट्स जो है, ऐसा नहीं है कि 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर की एक रेंज में एक है। आधे किलोमीटर 200-500 मीटर की रेंज में 1-1, 2-2, 4-4 है। सभी स्कूल्स, कॉलेजेस, सब एकदम इंटरनेशनल क्लास का स्कूल। यहाँ पे राहुल इंटरनेशनल स्कूल जो आज अपने आप में एक बहुत बड़ा है, 7 स्क्वायर स्कूल है, दालमिया है, रॉयल कॉलेज है, मतलब जो नाम लोगे ब्रांड स्कूल का वो है, कॉलेजेस है, मतलब क्या नहीं है मीरा रोड में। अभी आपको मैं बताऊं, हमारी एक टैगलाइन चल रही है जी कि मीरा भाईंदर में क्या नहीं है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है जो मीरा भाईंदर में नहीं है, और बहुत मतलब बल्क में है। मतलब अगर आप मॉल देखेंगे तो लाइन से है, स्कूल्स देखेंगे तो लाइन से है, हॉस्पिटल्स। आज हमारी जो मीरा भाईंदर की जो स्ट्रेंथ बढ़ते जा रही है, उसकी वजह से उसके हिसाब से हमारे को हॉस्पिटल्स भी चाहिए। तो हॉस्पिटल भी यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल, एक टेम्बा हॉस्पिटल है, अब अगर आप उसमें विजिट करेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि वो सरकारी हॉस्पिटल है। इस तरीके से उसको मैनेज किया हुआ है, कोविड के बाद उसको अपग्रेड किया। इसके अलावा और बहुत सारे हॉस्पिटल्स यहाँ पे, वोकार्ड जैसे हॉस्पिटल, भक्ति वेदांता जैसे हॉस्पिटल, तुंगा जैसे हॉस्पिटल, ऐसे तमाम हॉस्पिटल्स हैं। तो यहाँ पे हर चीज़ जो है भरपूर मिली है, और उसके लिए मैं पूरे महानगर पालिका, यहाँ के कमिश्नर, यहाँ के विधायक, यहाँ का पूरा प्रशासन को मैं धन्यवाद करूँगा कि जिस तरीके से मीरा भाईंदर में इतनी सारी फैसिलिटीज़, सीमेंट के रोड, आप मैं बता रहा हूँ आपको कि 2 साल के बाद आपको कहीं पे भी नॉर्मल डामर वाली रोड नहीं दिखेगी। यहाँ तक कि गली कूचे में भी हमारे यहाँ पे प्रशासन जो है उसको पूरा सीमेंट का रोड बना रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत हाई है। सबब में आप ये बोल सकते हैं कि सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी जो है वो हमारा मीरा भाईंदर है। अजय जी, ये 4-5 साल में इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर आपको पूछना चाहूँ तो 4-5 साल में आगे के इन्वेस्टर्स का क्या रोल होने वाला है और उनको आप क्या सलाह दोगे? देखिए, इन्वेस्टर्स के लिए आज की तारीख में भी और आने वाले समय में भी मार्केट बहुत अच्छी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी इन्वेस्टर्स को ये आह्वान करूँगा कि मीरा भाईंदर में जितना हो सके इन्वेस्ट करिए, क्योंकि यहाँ पे अच्छा रिटर्न्स है, यहाँ की मार्केट एकदम स्टेबल है और कोई भी रिस्क नहीं है। और जिस तरीके से यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ की फैसिलिटीज़ डेवलप हो रही है, आने वाले टाइम में 100% रेट्स बढ़ने वाले हैं। और मैं हमारे एक्चुअल यूज़र्स को भी रिक्वेस्ट करूँगा, अपील करूँगा कि आप सभी मीरा भाईंदर में फ्लैट ले लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में मीरा भाईंदर बहुत जल्दी एक यहाँ पे घर लेना एक मतलब सपने की बात हो जाएगी। जिस तरीके से यहाँ पे डेवलपमेंट चल रहा है, बड़े बड़े डेवलपर्स यहाँ पे ज़मीनें ढूंढ रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारा स्कोप है। और मतलब आप समझिए कि आज यहाँ पे किसी ज़माने में 3 महले की 4 महले की बिल्डिंगें बना करती थी सर जी। आज की तारीख में हाई राइज टावर्स बन रहे हैं, 40 महला 45 महले के टावर्स की पासिंग भी मीरा भाईंदर में हुई है। और ये सब आने वाले टाइम में ये टावर्स जब खड़े होंगे तो मतलब लोगों को एक सपने जैसा लगेगा कि यार काश उस टाइम पे अगर हमने घर ले लिया होता तो आज मीरा भाईंदर शहर में मेरा भी एक घर होता था। तो मैं सभी को अपील करूंगा कि आप सभी जो है इसमें समय रहते आप लोग इन्वेस्ट करिए। और इन्वेस्टर्स के लिए तो मार्केट बहुत अच्छी है और आगे भी बहुत अच्छी रहेगी। अजय जी, ये जो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड आपने बातें बताई, इन्वेस्टर्स को आपने अपील किया हुआ है, एंड यूज़र्स को आपने अपील किया हुआ है, तो एक बात की जानकारी आपसे चाहिए थी कि जब कोई भी बिल्डिंग बनती है, और जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि मीरा भाईंदर पानी की किल्लत से जूझ रहा था, अब जब ये सब स्ट्रक्चर्स खड़े हो रहे हैं, जैसे आपने अभी कहा कि हाई राइज बिल्डिंग्स आ रही है, काफ़ी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, तो आगे चल के फ्यूचर में पानी की किल्लत ना हो, ऐसा कोई आश्वासन आपको शासन की तरफ से आया हुआ है या आप दर्शकों को बताना चाहते हो जो एंड यूजर्स है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो आपने बोला कि मीरा भाईंदर एक ज़माने में पानी की किल्लत से जूझ रहा था, 100% ये बात सही है। उस समय पानी की बहुत किल्लत थी और मच्छर की भरमार थी। जी। अगर
मैं आपको बताऊं 90 की बात, मैं इस फील्ड में 90 से मैं मीरा भाईंदर में हूँ। 90s में इसी जगह पे यहाँ से बैठ के मुझे शांति नगर सेक्टर 5 दिखता था, बाकी पूरा तालाब पानी से भरा हुआ जो पी नहीं सकते हम, और उसकी वजह से मच्छर की भरमार, अगर हम 2 मिनट अगर बात कर ले तो कम से कम 100 मच्छर मुंह में घुस जाते थे। वो भी ज़माना था। और आज की तारीख में हमारे शहर में पानी की कोई किल्लत नहीं है, बहुत अच्छा पानी की सप्लाई हो रही है प्रशासन की तरफ से। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपके दर्शकों के लिए बता दूं कि मीरा भाईंदर में आने वाले टाइम में 24/7 पानी की व्यवस्था का कमिटमेंट हमारे नगर पालिका और यहाँ के जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से किया गया है। आपको शायद पता होगा कि सूर्या डैम का जो प्रकल्प जो चल रहा है बहुत जल्दी 1 2 साल 1.5 साल के अंदर वो फिनिश हो जाएगा, कनेक्शन हो जाएगा। मीरा भाईंदर में जिस तरीके से नगर पालिका हमको अगर 40 महला 45 महले की बिल्डिंग बनाने की परमिशन दे रही है तो जवाबदारी भी उसकी बनती है कि वहाँ पे रहवासियों को पानी भी मिले। तो उन्होंने सारी व्यवस्थाओं को ऑलरेडी किया हुआ है, उसी के हिसाब से उसके अकॉर्डिंग हमारे शहर का डेवलपमेंट हो रहा है, क्योंकि वो एक जिम्मेदार लोग हैं। नगर पालिका की जिम्मेदारी है कि आप जितने भी शहर में लोगों को बसा रहे हैं तो उनको सड़क, बिजली, पानी, जो भी शिक्षा, ये सारी चीज़ों की व्यवस्था उनको करनी है, और वो भरपूर उनकी सारी प्लानिंग है। और मुझे लगता है कि 1.5 साल 2 साल के बाद मीरा भाईंदर में बहुत भरपूर पानी होगा, जहाँ पे कोई किल्लत नहीं होगी। जब नल खोलेंगे तब पानी मिलेगा। अजय जी, एक और बात समझना था मुझे कि एज अ प्रॉपर्टी डीलर्स आप जब एक कोई चैनल पार्टनर बनते हैं तो चैनल पार्टनर्स के सामने क्या क्या चुनौतियाँ होती है, क्या चैलेंजेस होते हैं? देखिए, आज की तारीख में बहुत सारे, जैसा कि आपको मैं बताऊं कि पहले रियल एस्टेट के जो चैनल पार्टनर्स हुआ करते थे वो जस्ट उनको कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता था जी। अगर सपोज हम कहीं लोन लेने जाएं तो बोले क्या प्रोफाइल है, तो बोले हम रियल एस्टेट में है, तो बोले नहीं, नेगेटिव। ऐसे बहुत सारी समस्याओं से हम लोग जूझते थे। हमको क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता था, हमको कार लोन नहीं मिलता था, हमको हाउसिंग लोन नहीं मिलता था। लेकिन इस इंडस्ट्री की ताकत ये है कि इसमें पैसा बहुत लोग कमाए। गवर्नमेंट को भी दिखता रहा कि यार लोग मतलब कंटिन्यू जो है इसमें ग्रो कर रहे हैं, इनकम है इनकी। तो गवर्नमेंट ने ना इसको रिकॉग्नाइज किया, इसकी भी एक रेगुलेटरी बनाई, जैसे कि रेरा जिसको बोलते हैं। तो हमको भी ना रेरा का, जैसे आपको एडवोकेट होगा तो उसको एक रजिस्ट्रेशन नंबर उनका होता है, बार काउंसिल, डॉक्टर्स होते हैं उनका भी एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं उनका भी एक नंबर होता है। वैसे ही गवर्नमेंट ने, मैं गवर्नमेंट को इसके लिए थैंक यू बोलूँगा कि उन्होंने इस इंडस्ट्री को भी रिकॉग्नाइज किया और उन्होंने भी हमको एक रेरा नंबर दिया, जिसको हम बोल सकते हैं कि भाई ऑथराइज्ड लोग हैं जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। अब रेरा आया तो रेरा के साथ बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लिकेशंस भी आई, बहुत सारी ऐसी नई नई गाइडलाइंस भी आई, जो मैं हमेशा एक मीरा भाईंदर शहर का एक नेतृत्व करता हूं हमारे रियल एस्टेट पार्टनर्स का, चैनल पार्टनर्स का। तो मैं हमेशा उनको ये बोलता हूं कि भाई आप अपने आने वाले जो भी चैलेंजेस हैं उसको आप हमेशा उस चैलेंज को लो, अपग्रेड करो अपने आप को। तो अभी रेरा की एक नई गाइडलाइन हमारे लिए फिर से आई है। पहले तो रेरा आया था, सभी ने ले लिया जी, और जो भी नहीं लिए हों मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलूँगा हमारे सभी चैनल पार्टनर्स को कि आप सबसे पहले रेरा ले लीजिए, क्योंकि आप अगर ड्राइविंग करते हो तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। वैसे ही अगर आप रियल एस्टेट का काम करते हो तो आपको रेरा लेना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, अभी गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि अभी रेरा हम उनको ही देंगे जो एजुकेटेड होंगे। एजुकेटेड मतलब अभी रेरा ने एक नया गाइडलाइन लाया है जिसको एक 20 घंटे की ट्रेनिंग होगी। अभी सपोज अगर मुझे रेरा नंबर फिर से लेना है तो मुझे एक 20 घंटे की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। रेरा के कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशंस, उसकी कुछ गाइडलाइंस, ऐसे कुछ उसके एजुकेशन जैसे कुछ टॉपिक्स है, उसको मुझे पढ़ना पड़ेगा। वो हम पढ़ लेंगे, 20 घंटे की हम ट्रेनिंग ले लेंगे। इसके बाद फिर हमको रेरा में जाके एग्ज़ाम देना है। वो 100 मार्क्स का एक पेपर होता है। वो एग्जामिनेशन मैं दूंगा, मिनिमम अगर मुझे 40 मार्क्स आया तो मैं पास होऊंगा, तब जाके मुझे रेरा मिलेगा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे सभी दर्शकों को, खास करके हमारे रियल एस्टेट ब्रोकर्स को जो हमारे पूरे मुंबई शहर में, पूरे महाराष्ट्र में है, उनको ये बताना चाहूँगा कि आप सभी ये कोर्स जरूर करें
और उस एग्जामिनेशन में पास होंगे तभी आपको रेरा मिलेगा, और जब आपको रेरा आपका रिन्यूअल होगा तभी जाके आप किसी भी डेवलपर का माल बेच सकते हैं, तभी आप ऑथराइज हो सकते हैं, उसके पहले नहीं हो सकता। और इसकी डेडलाइन जो है वो सितंबर एंड, ये सितंबर तक का डेडलाइन है, उसके अंदर अंदर जो है अपने को ये पूरा प्रोसेस करना है, तब जाके हम अपने। और ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस हमारे रियल एस्टेट में, अपग्रेडेशन बोल सकते हैं, चैलेंज नहीं बोल सकते, सॉरी, अपग्रेड करना है अपने को, और अपने को अपग्रेड करने में कहीं पीछे नहीं रहना है। हमारे सभी चैनल पार्टनर्स जो है अपने आप को आए दिन जो भी नई नई चीज़ें आ रही है उससे अपने आप को अपग्रेड करके और आगे बढ़े। अजय जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से हमने रियल एस्टेट जो डीलर्स है प्लस हमारे दर्शक प्लस इन्वेस्टर्स, उनको जो आपने मार्गदर्शन दिया हुआ है उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं आपको। थैंक यू सो मच। थैंक यू।